हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। विरोधोक्ति द्वारा निम्नलिखित कथन को सत्यापित कीजिए। वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखो एक कथन दिया हुआ है और हमें इसे विरोधोक्ति द्वारा सत्यापित करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या P बट्टा Q के रूप की होती है। P बट्टा Q के रूप की होती है जहां जहां Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता तथा P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या हो गया कि अभाज्य तो हो लेकिन दोनों समान ना हो संख्या। जैसे कि देखो हम उदाहरण ले परिमेय संख्या का, तो जैसे हम क्या बोल सकते हैं 2/3। तो सह अभाज्य का मतलब ये भी हो गया कि P और Q जो है ना उनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। तो हमें तो देखो क्या सिद्ध करना है कि वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोधोक्ति के द्वारा पहले हम क्या मान लेते हैं, माना कि ये एक परिमेय संख्या है। माना कि वर्गमूल 7 एक परिमेय संख्या है। एक बार हमने ये मान लिया, ठीक है। अगर ये गलत होगा तो आगे जाके हमको विरोधाभास प्राप्त हो जाएगा। तो माना कि वर्गमूल 7 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको P बट्टा Q के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो P बट्टा Q बराबर वर्गमूल 7, यानी कि P का मान लिखे तो वर्गमूल 7Q लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर दें तो P² बराबर में 7Q²। अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि P² जो है वो 7 से विभाज्य है, तभी हम इसको 7 के गुणा में लिख पा रहे हैं ना। P² बराबर 7Q²। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, P² 7 से विभाज्य है। विभाज्य है। अब कोई भी संख्या का वर्ग अगर 7 से विभाज्य है, जैसे कि मान लो ये 49 जो है वो 7 से विभाज्य है, तो उसका जो वर्गमूल आएगा 7 वो भी 7 से विभाज्य ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि P भी 7 से विभाज्य है। P भी 7 से विभाज्य है, ठीक है। ये हो गया। इसको हम एक बार कथन एक बोल लेते हैं, ठीक है। फिर देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने P² बराबर 7Q² लिख लिया और ये भी बता दिया कि P 7 से विभाज्य है। तो अगर P 7 से विभाज्य है तो P को हम 7/8 लिख सकते हैं। 7 गुणा में कोई संख्या आएगी, चूंकि ये 7 से विभाज्य है तो इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें तो P² बराबर क्या आ जाएगा, 49R², ये आ जाएगा ना, ठीक है। अब देखो हमने P² का मान 7Q² भी निकाला था, तो P² का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो 7Q² बराबर में 49R², ठीक है। तो यहाँ से अगर Q² निकालेंगे तो आ जाएगा 7R²। इसका मतलब क्या हो गया कि Q² जो है वो 7 से विभाज्य है। तो Q² 7 से विभाज्य है। तो अगर Q² 7 से विभाज्य है तो इसका अर्थ ये भी है कि Q 7 से विभाज्य होगा, अर्थात Q भी 7 से विभाज्य होगा। Q भी 7 से विभाज्य होगा, ठीक है। इसको हम एक बार कथन 2 बोल लेते हैं। तो अब देखो हमने क्या बोला था शुरू में कि वर्गमूल 7 जो है वो एक परिमेय संख्या है, अर्थात यहाँ पे हमने जब P और Q माना था ना, तो P व Q यहाँ पे सह अभाज्य हैं। तो P व Q दोनों सह अभाज्य माने थे यहाँ पे जब P और Q हम मान रहे थे। तो चूंकि ये एक परिमेय संख्या है तो ये सह अभाज्य होने चाहिए, ठीक है। सह अभाज्य का मतलब क्या है कि P व Q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन कथन 1 और कथन 2 देखो क्या बोल रहे हैं कि P जो है वो 7 से भी विभाज्य है और Q जो है वो भी 7 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से P व Q में 7 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। 7 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड गुणनखंड है, परंतु 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 P व Q तो सहभाज्य है। परंतु P व Q तो सहभाज्य, और सहभाज्य तो ये कहता है कि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन कथन 1 और 2 हमें बता रहा है कि P और Q में 7 भी एक क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो प्रारंभ में कथन बोला था
कि वर्गमूल 7 एक परिमेय संख्या है, ये गलत बोल दिया हमने, क्योंकि पी और क्यू तो सहभाज्य आ ही नहीं रहे। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है, P व Q सह अभाज्य नहीं है, और ये भी सिद्ध हो गया कि सहभाज्य नहीं है। तो जो P बट्टा Q के रूप में हमने ये परिमेय संख्या मानी थी, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यही सिद्ध करना था कि वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।